क्या आप जानते हैं कि 1970 के दशक में भारत की पूरी फिल्मी अर्थव्यवस्था केवल दो इंसानों की कलम की नोक पर टिकी थी। एक ऐसी जोड़ी जिसने न केवल कहानियां लिखी बल्कि ये तय किया कि कौन सा सितारा अर्श पर रहेगा और कौन सा फर्श पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ही कि आखिर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी में ऐसा क्या जादू था कि सलीम जावेद के लिखे हर शब्द को दर्शकों ने करोड़ों के सिक्कों में तब्दील कर दिया। आज हम उस दौर का एक ऐसा डाटा ड्रिवन पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो आपको बताएगा कि कैसे इन दो लेखकों ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए घाटे के शब्द को डिक्शनरी से ही मिटा दिया था। वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि आज के दौर के ब्लॉकबस्टर फार्मूले भी असल में इसी दौर की नकल क्यों है। 1960 का दशक वो दौर था जब हिंदी सिनेमा चॉकलेट हीरो और कश्मीरी वादियों में होने वाले रोमांस के इर्द गिर्द घूमता था। राजेश खन्ना की लहर अपनी चरम सीमा पर थी और दर्शक प्यार मोहब्बत की मीठी कहानियों में खो रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय बैकग्राउंड में दो युवा लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर कुछ ऐसा बुन रही थी जो भारतीय सिनेमा की बुनियाद हिलाने वाला था। उन्होंने समाज के उस गुस्से को पहचाना जो बेरोजगारी, गरीबी और सिस्टम की विफलता से पैदा हुआ था। इसी गुस्से को उन्होंने एंग्री यंग मैन का नाम दिया। फिल्म जंजीर ने इसकी शुरुआत ज़रूर की थी, लेकिन दीवार वो मील का पत्थर साबित हुई जिसने अंडरवर्ल्ड नैतिकता और भाई भाई के टकराव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। सलीम जावेद ने यह भाप लिया था कि दर्शकों को अब केवल फूलों के बाग नहीं बल्कि तपती हुई सड़कों की सच्चाई देखनी है। दीवार की सफलता केवल कहानी की जीत नहीं थी बल्कि ये उस नई कमर्शियल स्ट्रेटेजी की जीत थी जिसने रोमांस को पीछे ढकेलकर रॉ एक्शन और हाई वोल्टेज ड्रामा को बॉक्स ऑफिस का नया भगवान बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि सलीम जावेद ने अपने सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्ले के लिए अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को ही क्यों चुना? इसका जवाब बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों और दर्शकों के मनोविज्ञान में छिपा है। अमिताभ बच्चन जहां ब्रोंडिंग रेबेल यानी उस गंभीर विद्रोही का प्रतिनिधित्व करते थे जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वहीं शशि कपूर उस चार्मिंग फॉयल की भूमिका निभाते थे जो कहानी में संतुलन और भावुकता लाता था। सलीम जावेद जानते थे कि अगर फिल्म में केवल गुस्सा होगा तो शायद वो एक बड़े वर्ग को पसंद न आए। इसीलिए उन्होंने शशि कपूर के किरदार को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जहां अमिताभ का किरदार सिस्टम को चुनौती देता है, वहीं शशि कपूर का किरदार कानून और मर्यादा का प्रतीक बनकर आता था। इस कंट्रास्ट ने न केवल कहानी में जान फूंकी बल्कि फिल्म की कमाई की संभावनाओं को दोगुना कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये जोड़ी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह थी। उन्हें पता था कि अमिताभ का एक्शन युवाओं को थिएटर तक लाएगा और शशि कपूर की मासूमियत और पारिवारिक अपील महिलाओं और बुजुर्गों को आकर्षित करेगा। अगर हम आज के 500 या 1000 करोड़ के क्लब की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि 1970 के दशक में सलीम जावेद की लिखी फिल्मों ने उस दौर के हिसाब से अविश्वसनीय आंकड़ों को छुआ। अगर आज की महंगाई दर के हिसाब से उन फिल्मों की कमाई को जोड़ा जाए तो दीवार, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी फिल्मों का कलेक्शन आज के दौर के किसी भी पैन इंडिया फिल्म को कड़ी टक्कर दे सकता है। सलीम जावेद हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे लेखक बने जिन्होंने अपनी फीस के रूप में लाखों रुपए मांगे और फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा भी। ये उनकी ब्रांड वैल्यू का ही असर था कि फिल्म के पोस्टर पर एक्टर्स के साथ साथ लेखकों का भी नाम उतने ही बड़े अक्षरों में छपने लगा। प्रोड्यूसर्स को पता था कि सलीम जावेद का स्क्रीन प्ले यानी एक ऐसी बुलेट प्रूफ इन्वेस्टमेंट जो कभी फेल नहीं हो सकती। उन्होंने एक ऐसा डाटा सेट तैयार किया जिसमें हर डायलॉग, हर सीन दर्शकों की ताली और सीटी के हिसाब से कैलकुलेट किया गया था। अगर हम सलीम जावेद की लिखी त्रिशूल की बात करें तो ये फिल्म केवल एक रिवेंज ड्रामा नहीं थी बल्कि ये बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने की एक सोची समझी रणनीति थी। 1978 में रिलीज हुई इस फिल्म ने उस समय के हिसाब से करोड़ों का बिजनेस किया था। सलीम जावेद ने इसमें अमिताभ बच्चन के विजय के किरदार को एक ऐसे एंग्री यंग मैन के रूप में ढाला जो अपने ही पिता के साम्राज्य को चुनौती देता है। लेकिन यहाँ शशि कपूर का किरदार एक बैलेंसिंग फैक्टर की तरह काम करता है। शशि कपूर का वो चार्म और उनकी रोमांटिक छवि फिल्म में एक कोमलता लाती थी जिससे परिवार के साथ फिल्म देखने आए दर्शक भी जुड़ाव महसूस करते थे।
आंकड़ों की बात करें तो त्रिशूल उस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी। इसकी सफलता ने साबित कर दिया कि जब दो बड़े सितारों को सलीम जावेद की कलम का साथ मिलता है तो वो फिल्म केवल हिट नहीं ब्लॉकबस्टर बनती है। वहीं काला पत्थर की बात करें तो ये फिल्म एक कोयला खदान की दुर्घटना पर आधारित थी। सलीम जावेद ने इस स्क्रिप्ट में अमिताभ की विजय को एक गहरे अपराधी बोध में डूबे हुए इंसान के रूप में दिखाया, जबकि शशि कपूर एक खुश मिजाज और बहादुर इंजीनियर की भूमिका में थी। व्यावसायिक रूप से काला पत्थर ने उस समय के तकनीकी मापदंडों को चुनौती दी थी। इसके सेट और इसके डेंजरस स्टंट्स पर जितना पैसा खर्च किया गया था वो केवल इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रोड्यूसर्स को सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर भरोसा था। हालांकि काला पत्थर ने शोले जैसी ऐतिहासिक सफलता नहीं दोहराई, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और सैटेलाइट वैल्यू जो बाद में बढ़ी, उन्होंने इसे एक सुरक्षित विनिवेश बना दिया। ये फिल्म आज भी कल्ट मानी जाती है क्योंकि इसके डायलॉग्स ने सिनेमाघरों में सिक्कों की बारिश कर दी थी। 70 के दशक के अंत तक अमिताभ और शशि की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे सुरक्षित फाइनेंशियल बेट बन चुकी थी। सलीम जावेद ने यह समझ लिया था कि अगर आप दो बड़े सितारों को एक साथ ला रहे हैं तो स्क्रिप्ट में दोनों के लिए बराबर का वजन होना चाहिए। उन्होंने 2005 या शान जैसी फिल्मों में भी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। इन फिल्मों की सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली की दौड़ ने ये साफ कर दिया कि सलीम जावेद के लिखे शब्दों में वो ताकत थी जो दर्शकों को बार बार थिएटर तक खींच लाती थी। अगर हम उस दौर के अन्य लेखकों से तुलना करें तो सलीम जावेद की फिल्मों की एवरेज टिकट सेल प्रति रिलीज की बाकी सब से कहीं ज़्यादा होती थी। जहां अन्य लेखक केवल कहानी पर ध्यान देते थे, वहीं ये जोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स को ध्यान में रखकर सीन लिखती थी। मिसाल के तौर पर वे जानते थे कि बिहार और यूपी के सेंटर्स में अमिताभ का कौन सा डायलॉग तालियां बटोरेगा और मुंबई या दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में शशि कपूर का कौन सा अंदाज पसंद किया जाएगा। इसी डेमोग्राफिक पहुंच की वजह से उनकी फिल्मों ने डोमेस्टिक अर्निंग के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी भारतीय सिनेमा का झंडा गाड़ दिया। सलीम जावेद हिंदी सिनेमा के इतिहास के पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने ये दावा किया कि फिल्म स्टार्स से नहीं बल्कि स्क्रिप्ट से चलती है। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को एक वित्तीय ब्लूप्रिंट की तरह पेश किया। वो पहले लेखक थे जिन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग की मांग की और क्योंकि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता था, इसीलिए बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर भी उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। उनके द्वारा विकसित हीरो बनाम एंटी हीरो का डायलॉग स्ट्रक्चर आज भी फिल्म मेकिंग का आधार है। दीवार का वो मशहूर डायलॉग मेरे पास माँ है केवल एक लाइन नहीं थी, बल्कि वो फिल्म की इमोशनल कोर थी जिसने दर्शकों को बार बार सिनेमाघर लौटने पर मजबूर कर दिया। यही वो रिपीट थिएटर व्यूवरशिप थी जिसने इन फिल्मों के रिवेन्यू को आसमान पर पहुंचा दिया। अगर हम आज के 2026 के सिनेमाई परिदृश्य को देखें तो पाएंगे कि केजीएफ, पुष्पा या जवान जैसी बड़ी व्यावसायिक फिल्मों की आत्मा कहीं न कहीं उस 70 के दशक के एंग्लियन मैन वाले फॉर्मूले में फंसी है। आज के डिजिटल युग में भी इन फिल्मों की कमर्शियल वैल्यू कम नहीं हुई। यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन क्लासिक फिल्मों की व्यूवरशिप आज की कई नई फिल्मों से कहीं ज़्यादा है। दीवार या त्रिशूल जैसी फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स आज भी करोड़ों में बिकते हैं क्योंकि चैनलों को पता है कि इन फिल्मों को दिखाने पर टीआरपी की गारंटी है। सलीम जावेद ने जो हीरो बनाम एंटी हीरो का और इमोशनल हाई स्टेक्स वाला स्ट्रक्चर तैयार किया था, वो आज भी फिल्म मेकर्स के लिए एक बाइबल की तरह है। उन्होंने सिखाया कि कैसे बड़े पर्दे पर दो विपरीत व्यक्तियों के बीच टकराव पैदा करके दर्शकों को अंत तक बांधे रखा जा सकता है। अमिताभ और शशि कपूर की फिल्मों की वो सिल्वर जुबली वाली सफलता आज के दौर में फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन की होड़ में बदल गई है, लेकिन बुनियाद वही है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो दर्शकों के इमोशंस के साथ साथ उनकी जेब पर भी असर डाले। ये सलीम जावेद की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने ऐसी कहानियाँ लिखी जो पीढ़ियों के अंतराल को पार कर गई। आज के दौर के कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स इन स्क्रिप्ट्स को एक फाइनेंशियल केस स्टडी की तरह देखते हैं ताकि वो समझ सके कि कैसे एक कहानी को सालों साल तक मुनाफा कमाने वाली संपत्ति बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये था सलीम जावेद और अमिताभ शशि की उस बेमिसाल जोड़ी का पूरा कमर्शियल लेखा जोखा। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में कोई ऐसी लेखकों की जोड़ी है
जो इस तरह का बॉक्स ऑफिस जादू कैसे पैदा कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।